नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हैं आप सब? होपफुली सेफ होंगे सभी लोग। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। ऐसे उम्मीद करती हूँ आप लोगों से, जो जो सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच। जो लोग मेरे साथ हैं, जो मुझे जो है हिम्मत दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं कर पाए हैं, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे आभास कुमार गांगुली जी के बारे में। एक मिनट, आप लोग नहीं जानते ना आभास कुमार गांगुली जी कौन से? नहीं, मैं मेरी जनरेशन के बच्चों से बात नहीं कर रही हूँ, मतलब मेरी जनरेशन के लोगों से बात नहीं कर रही हूँ, या उसकी पुरानी जनरेशन के लोगों से भी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ ये जो बैठे हैं ना, 20-22 साल के, 17 साल के, 18 साल के बच्चे, जो आभास कुमार गांगुली साहब को नहीं जानते। नहीं जानते ना आप? सही सही कहिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ बताने के लिए आप लोगों को। तो मैं बात कर रही हूँ आभास कुमार गांगुली साहब की, जिनका जन्म हुआ खंडवा में 4 अगस्त के दिन 1929 को। अब खंडवा से तो थोड़ा बहुत पहचान में आया होगा आपको मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं बात कर रही हूँ द वर्सिटाइल, द नॉटी, द फनी, द सीरियस, द रोमांटिक, एवरीथिंग। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, क्या नहीं थे वो। किशोरदा की बात हो रही है यहाँ पर। किशोरदा को सर्वप्रथम नमन करते हुए मैं ये बात अपनी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। किशोरदा का जन्म हुआ था खंडवा में 1929 को, 4 अगस्त के दिन। और ये जैसे कि आपको पता ही है सबको कि अशोक कुमार साहब के छोटे भाई थे। अशोक कुमार साहब जब ये छोटे थे, इनकी एज ज़्यादा नहीं थी, उसी समय अशोक कुमार साहब मुंबई अपना किस्मत आजमाने आ चुके थे और कई फिल्में वो कर चुके थे, एक स्टार बन चुके थे अशोक कुमार साहब। कुछ ही समय बाद किशोर कुमार, वैसे किशोर कुमार की पेरेंट्स के बारे में अगर बताऊं तो उनके फादर लॉयर थे, उनकी माँ जो थी हाउसवाइफ थी, एक संभ्रांत परिवार से आई थी। किशोर कुमार गाने के बारे में अगर किशोर कुमार साहब की बात करें तो कैसे उनकी आवाज़ खुली, तो एक इंसिडेंट है उनकी ज़िंदगी का जिसने टर्निंग पॉइंट उनकी आवाज़ को बना दिया था। उनकी आवाज़ के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ वो इंसिडेंट। एक दिन उनकी माँ जो है, पहले तो वो जो सब्जियां वगैरह काटने के लिए ऐसी हमारी मराठी में कहते हैं वीड़ी वीड़ी आती थी, उससे कट किया जाता था। तो वो लेके वो उनकी माताजी सब्जियां काट रही थी और किशोर साहब एज यूजुअल बाहर से कुछ मस्ती वस्ती करके घर आ रहे थे, दौड़ते हुए आए और उनका पैर उस जो है सब्जी काटने वाले उस औजार पे पड़ गया और उनकी जो अंगूठा, पैर के अंगूठा और उंगली के बीच में एक जोरदार सा कट लग गया। वो बहुत बुरा कट लगा था, इतना रोए थे, 3 दिन तक रोए थे किशोर कुमार। और 3 दिन तक रोने के बाद ऐसा कहते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद 3 दिन तक जब वो कंटिन्यू रोते रहे तो उनकी आवाज़ खुल गई और किशोर कुमार जैसा नगीना हमारे सामने आ गया। तो ये तो उनके बचपन का इंसिडेंट हो गया। अब मुंबई आए, शिकारी फिल्म जो अशोक कुमार साहब की थी, उस फिल्म में पहली बार उन्होंने कोरस दिया, उनको चांस मिला मुंबई आने के बाद। ऐसे धीरे धीरे एक फिल्म उनको मिलती चली गई ड्यू टू अशोक कुमार साहब। फिर बाद में उन्होंने अपना खुद का भी एक लोहा मनवा दिया अपने टैलेंट का और एक्टिंग का भी। कई सारी झुमरू फिल्म आई, हाफ टिकट आई, चलती का नाम गाड़ी आई। तो ये सब फिल्में उनके करियर की थी। खैर हम फिल्मों के बारे में बात नहीं करेंगे आज, जो है हम लोग, क्योंकि ये पार्ट 1 ही है। किशोरदा की बात करनी हो तो पार्ट 1, पार्ट 2, पता नहीं कितने, लेकिन मैं कोशिश करूंगी 4 पार्ट में इस चीज़ को ख़त्म करूं। तो आज हम बात करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। उनकी जो नॉटी नॉटी से किस्से हैं वो ज़रूर जानना चाहिए आप लोगों को। किशोरदा को जो है बहुत सारी बार मतलब ये सुनने में आया था कि वो थोड़ा सा अजीब मूड के थे, वो मस्ती खोर बदमाश किस्म के थे, पर वहीं पे दिलदार भी थे। कहीं दिलदार थे तो बहुत दिलदार थे, अपने दोस्तों के लिए दिलदारी दिखा देते थे, और जहाँ नहीं दिखानी है वहाँ तो मतलब उनसे कोई कुछ नहीं करवा सकता। अब जो है आप देखिए, एक जो डायरेक्टर थे MV रमन साहब, उनकी फिल्म में उन्होंने कुछ पैसे शायद उनके बच गए थे, 5,000 रुपये कुछ बच गए थे। तो किशोरदा जो है उस सेट पे गए, उन्होंने वहाँ जाके कुछ कदम, वो उस सीन में कुछ कदम चले और 5,000 रुपये कहा और बाहर निकल गए। और सोच सकते हैं कितना अजीब, ये मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर समझे और क्या समझे, ये समझ नहीं आता था। फिर एक वो सेक्रेटरी से, जो उनके सेक्रेटरी थे, उनसे वो कंफर्म कर लेते थे कि भाई पैसे पूरे आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, कि भैया
जिसने भी हमें हायर किया है उस बंदे ने पैसे तो दे दिए तो मैं गाना गा सकता हूँ। तो सेक्रेटरी जब तक कंफर्म नहीं करते थे तब तक वो गाना नहीं गाते थे। पर एक बार ऐसा हुआ कि उनको आधे ही पैसे मिले एक गाने के, तो वो उस जो है प्रोड्यूसर के पास गए आधा मेकअप लगा के, ठीक है, आधा मेकअप लगा के गए। और जब डायरेक्टर ने पूछा कि भाई ये क्या है, आधा मेकअप क्यों, तो उन्होंने कहा कि आधे पैसे तो आधा मेकअप। तो सोचिए इतना फनी था। सिप्पी साहब के साथ तो मतलब इन्होंने कमाल का इंसिडेंट हुआ था। सिप्पी साहब के साथ, सिप्पी साहब एक बार उनके घर गए थे किसी फिल्म में, उनको कास्ट लेना था मतलब गाने के लिए। तो सिप्पी साहब गए, सिप्पी साहब को देख के किशोर कुमार अपनी गाड़ी में बैठे और निकल लिए। जैसे ही सिप्पी साहब ने उन्हें रोकना चाहा, इन्होंने और स्पीड तेज कर दी। सिप्पी साहब अपनी गाड़ी लेके उनके पीछे पीछे मड आइलैंड तक लेके गए। मड आइलैंड जाके उन्होंने वहां कार रोक दी, उतरे गाड़ी से और सिप्पी साहब को पहचानने तक से इनकार कर दिया। सिप्पी साहब समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो क्या गया। दूसरे दिन जो है टाइम पे जो है रिकॉर्डिंग करने पहुंच गए। दूसरे दिन टाइम पे रिकॉर्डिंग करने पहुंच गए तो सिप्पी साहब गुस्सा। सिप्पी साहब को लगा ये क्या कर क्या रहा है। तो किशोर कुमार साहब से जब उन्होंने पूछा तो किशोर कुमार साहब ने कहा मैं तो वहां था ही नहीं, मैं तो खंडवा में था पिछले दिन। तो ये ऐसा एक इंसिडेंट था। फिर उसके बाद एक रवेल साहब थे, रवेल साहब ने उनका कुछ पैसे लिए हुए थे, उनसे उधार लिए हुए थे। एक दिन एक्चुअली रिपोर्टर्स ने काफ़ी सारे उनके घर के बारे में काफ़ी सारी बातें रिवील की थी। उसमें से एक बात ये भी थी कि उन्होंने अपने फ्लैट के दरवाजे पर लिखा हुआ था बी वेयर ऑफ किशोर, मतलब किशोर से सावधान रहिए। तो रवेल साहब ने कुछ पैसे ले रखे थे उनसे, तो वो वापस करने आए एक दिन किशोर साहब को। उन्होंने पैसे वासे वापस तो कर दिए और कहा कि भाई हाथ शेक हैंड कर लीजिए आज। तो शेक हैंड करने की बजाय किशोर साहब ने उनका हाथ पकड़ा और अपने मुंह में दबा के जोर से काटा और कहा तुमने साइन नहीं देखा बाहर बोर्ड पे। तो ये मतलब ऐसे खुरापाती टाइप के थे वो। यहाँ तक कि मतलब ऐसे इतने इंसिडेंसेस हुए जिसमें एक कालिदास करके एक प्रोड्यूसर थे जिन्होंने जो है उनके इस नॉटीनेस की वजह से परेशान होकर उनके घर पे इनकम टैक्स की रेड करा दी। अब इनकम टैक्स की रेड तो करा दी पर कालिदास साहब बचने वाले थोड़ी थे। तो कालिदास साहब को जो है किशोर कुमार साहब ने उनसे मिले और उनको जो है अलमारी में बंद कर दिया, 2 घंटे के लिए बंद कर दिया और बोला कि आप मेरे घर में कभी मत आना फिर से। और भगा दिया। तो ये इस तरह के थे अजीबोगरीब। तलवार साहब थे एक प्रोड्यूसर, उन्होंने 8,000 रुपए उनके वापस नहीं किए थे। तो जो है उनको भी भाई रोज उनके घर जाते थे सुबह सुबह और जाके जोर जोर से चिल्लाते थे हे तलवार दे दे मेरे 8,000, हे तलवार दे दे मेरे 8,000। फाइनली तलवार साहब को वो 8,000 देने ही पड़े। तब जाके जो है किशोर कुमार साहब का गुस्सा शांत हुआ। और ऐसे ही एक बार ऋषिकेश मुखर्जी साहब से भी पंगा हो गया उनका। ऋषिकेश मुखर्जी साहब उनको आनंद फिल्म के लिए साइन करने वाले थे, जिनमें आनंद फिल्म की में राजेश खन्ना साहब की जगह पे इनका काम था पहले, किशोर कुमार साहब और महमूद साहब। लेकिन हुआ क्या कि किसी ऐसे ही जो है लाइव शो में इन्होंने एक बंगाली ऑर्गेनाइजर ने उनको पैसे नहीं दिए थे और इन्होंने कह दिया था गेट कीपर को, उनके घर के गेट कीपर को कि भाई अगर कोई बंगाली आता है तो उसको मत आने देना अंदर और इसने मेरे पैसे नहीं दिए हैं। तो ऋषिकेश मुखर्जी साहब आए तो गेट कीपर ने उनको जो है अंदर एंटर नहीं करने दिया। तो मतलब इस तरह की नॉटीनेस जो है किशोरदा किया करते थे अक्सर। और उसके अलावा दिलदार, मतलब इस किस्म के दिलदार की एक बिपिन गुप्ता करके उनके फ्रेंड थे। तो जब वो प्रोड्यूसर बने दाल में काला फिल्म से तो उन्होंने उनको 20,000 रुपए दिए। उसके अलावा राजेश खन्ना साहब और डैनी साहब जब प्रोड्यूसर बने एक फिल्म से तो उनको भी फ्री में काम किया उनके लिए। यहाँ तक कि जो है एक उनके फ्रेंड थे मुखर्जी साहब, जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने उनके घर पे बाकायदा पैसे भेजे काफ़ी साल उनको, उनके परिवार के लिए उनकी मदद करने के लिए। तो इस तरह के भी थे वो। किशोरदा की मतलब कहानियाँ आप अजीब थी। एक तो 4 शादियाँ की थी उन्होंने। एक रूमा जी से शादी की थी जो कि बंगाली एक्ट्रेस थी, गायिका भी थी।
50 से 59 तक उनका की शादी, 58 तक उनकी शादी चली। 58 जब इसी शादी के दौरान अमित साहब ने जन्म लिया। उसके बाद जो है उन्होंने शादी की मधुबाला जी से। मधुबाला जी से शादी करने के लिए उन्होंने मुस्लिम धर्म को भी अपनाया। तो 60 से 69 तक मधुबाला जी के साथ शादी रही उनकी, चली अच्छी। उसके बाद उन्होंने शादी की योगिता बाली से। योगिता बाली से शादी करने के बाद मतलब 76 में शादी की और 78 तक कुछ 2 साल उनकी शादी चली। और क्योंकि योगिता बाली ने इनसे डिवोर्स लेके मिथुन सर से शादी कर ली थी, तो मिथुन सर के लिए उन्होंने कई साल तक गाना भी नहीं गाया इसी गुस्से में। मूडी, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मस्ती करनी है, बस ऐसे कुछ तो फुलझड़ियाँ थी उनके दिमाग में, फटती रहती थी, ऐसा लगता है मुझे। कई रिपोर्टर्स ने उनके बारे में ऐसा कहा था कि बहुत लोनली थे वो, बहुत अकेले थे। जैसे प्रीतिश नंदी साहब ने 85 में ये लिखा था कहीं कि उनके पास दोस्त नहीं है किशोर कुमार साहब के पास। इस पे कमेंट किया था किसी रिपोर्टर ने कि ही इज़ वेरी लोनली और अकेले हैं बहुत। तो किशोर कुमार साहब ने उस रिपोर्टर को अपने घर बुलवाया उनको। और हाँ, प्रीतिश नंदी साहब ने ये भी कहा था कि वो अपनी जब भी बात करते हैं तो वो किसी दोस्त के बारे में, किसी भी अपने के बारे में बात नहीं करते, वो बात करते हैं अपने गार्डन में उन्होंने जो पेड़ लगाए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इस रिपोर्टर ने कमेंट कर दिया। अब रिपोर्टर को घर बुलाया गया भैया बाकायदा बाइज्जत तरीके से, और किशोर साहब उनको गार्डन में लेके गए और मिलवा दिया अपने दोस्तों से जो उनके क्लोज फ्रेंड्स थे, यानी कि उनके पेड़, उनसे मिलवा दिया। उनको कहा ये मेरे पक्के दोस्त हैं। तो ये इस तरह की मतलब कहानियां उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई रही। काफी सारे रिश्ते नाते। हाँ, 4 शादियों का मतलब ये नहीं होता कि उनको शादियां करने का शौक था, वो अकेले नहीं रह सकते थे, ये जरूर समझ में आता है। पर ये चीज है कि ये जितने भी आज के गीत हैं, आज का संगीत है, जो शोर है, रादर जो शोर है वो अंदर के शांति को भंग करता है कहीं ना कहीं। जो आप इसीलिए शोर सुनते हैं क्योंकि आपका मन अस्वस्थ है, लेकिन आप शोर सुन के तो और अस्वस्थ होते हैं ना। आप पहले पुराना संगीत सुनिए, आपको कितना कितना सुकून मिलेगा। हम सुकून की तलाश में दौड़ रहे हैं और शोर सुन रहे हैं, तो सुकून आएगा कहाँ से? तो ये जो सुकून देने वाले गीत हैं, किशोर दा के गीतों के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। अभी तो मैंने उनके मजेदार किस्सों की बात की, क्योंकि वो पैसों के मामले में बहुत पर्टिकुलर थे। उनको मतलब पैसे जो है अगर किसी प्रोड्यूसर ने नहीं दिए तो आप समझ लीजिए कि उसकी शामत है। तो ये जो किस्से मैंने छोटे छोटे उनकी मतलब फुलझड़ियों जैसे किस्से सुनाए आपको। अभी एक किस्सा मैं आपको और सुनाऊं। एक बार एक जो है प्रोड्यूसर ने ये केस कर दिया इनके ऊपर, किशोर दा पर, कि भैया ये जो है डायरेक्टर की बात नहीं सुनते, इनको एक ऐसा फॉर्मल लेटर दीजिए कि ये डायरेक्टर की ही बात सुने। तो क्या हुआ कि फिर भाई वो डायरेक्टर के वहाँ शूटिंग के लिए गए, सब बढ़िया सेट वेट लगा हुआ। उनको एक कार में एक सीन करना था कि कार जो है चलती है और एक ड्यू पॉइंट पे वो रुकती है, ठीक है। अब जो है किशोर दा कार में बैठे, कार चलाई और कार जाए जा रही है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि किशोर दा जा कहाँ रहे हैं। और बाद में ये पता चला कि उस डायरेक्टर ने कहा था कि डायरेक्टर की बात सुननी चाहिए, और डायरेक्टर ने गलती से कट बोला ही नहीं। डायरेक्टर ने कट नहीं बोला तो ये बॉम्बे से खंडाला तक कार लेके गए ड्राइव करके, लेकिन रुके नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर ने कट नहीं बोला था। तो आप समझ जाइए कि किशोर दा ने कितनी बबली टाइप की नॉटीनेस की हुई है, और उनकी पर्सनल लाइफ कितनी ज्यादा फनफुल थी, लेकिन एक लोनलीनेस के साथ। क्योंकि वो अकेले थे इसलिए इस तरह की हरकतें करते थे, इस तरह की मस्ती भरी बातें करते रहते थे, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की नाक में दम कर देते थे। लेकिन जब गाने पर आते थे तो ऐसा गाते थे कि दुनिया झूम उठती थी, दुनिया उनकी मीठी आवाज की कायल हो जाती थी। आप सोचिए कि मन्ना डे जैसे दिग्गज क्लासिकल सिंगर के साथ जब पड़ोसन फिल्म का वो गीत आया था, एक चतुर नार बड़ी होशियार। अब आप सोचिए कि क्लासिकल सिंगर को एक किशोर कुमार जैसा गायक, दो वो भी अपनी जगह एस्टैब्लिश गायकों में आते थे, लेकिन मन्ना डे पक्के क्लासिकल सिंगर, सॉरी माफ कीजिएगा मन्ना डे साहब, पक्के क्लासिकल सिंगर,
उनको हराना है और उनको हराते हुए देखना है। पड़ोसन फिल्म का फॉर्मेट उस गाने का यही था कि जो है क्लासिकल सिंगर है महमूद साहब जो कि सिखाने आ रहे हैं सायरा बानो जी को, और वहीं सुनील दत्त साहब वहाँ बैठे हैं। सुनील दत्त साहब तो लिप सिंक करते थे, पीछे से गाते थे किशोर कुमार साहब, और किशोर कुमार साहब ऐसा दिखाया है कि किशोर कुमार साहब मन्ना डे साहब को हरा देते हैं गाने में। तो ये गाने के समय किशोर दा को बहुत बेचैनी थी कि अरे कैसे हराऊं मैं इतना बड़ा कलाकार, और मन्ना डे और उनके बीच में क्या बातें हुई उस गाने की रिकॉर्डिंग के टाइम। सब कुछ इतना अच्छी तरह से मैनेज हो गया, और आप देख सकते हैं वो गाना, एक चतुर नार बड़ी होशियार, ये गाना। खैर, तो ये तो अभी तो मैंने उनके इंसिडेंसेस की बात की, क्योंकि किशोर दा का जितना बाहरी रूप लोगों ने देखा है, जितना उनके गाने सुने, सैड वर्जन, फनी वर्जन, इंस्पिरेशनल वर्जन, जितने भी वर्जन आपने सुने होंगे, उनके लाइव का वर्जन तो आप लोगों ने किसी ने, बहुत सारे लोगों ने सुना ही नहीं होगा। तो ये मैं वर्जन लेके आई थी आप लोगों के सामने, किशोर दा के मस्ती भरे किस्सों से भरा हुआ ये वीडियो आप लोगों को समर्पित है। और आप लोग जरूर इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए। आज गाना नहीं, अब गाने, अगले जितने भी इसके पार्ट्स होंगे उसमें गाने, किशोर दा के गाने, और आप लोग उनसे रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट्स कीजिए जरूर, और कुछ और देखना चाहते हैं तो जरूर बताइए। अभी तो कुछ दिन मैं सिर्फ किशोर दा पे ही फोकस्ड हूँ। इसके बाद फिर आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किसके बारे में जानना चाहते हैं। किशोर दा की नॉटीनेस के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हंसे होंगे इन किस्सों को सुनकर। इसी तरह हंसते रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, और सबके साथ प्यार से रहिए। किशोर दा की तरह नॉटीनेस कीजिए, लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचाइए, जैसे किशोर दा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, पर मस्ती भरे किस्से तो करते ही रहते थे। तो थैंक यू सो मच, और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक कीप स्माइलिंग।